नमस्ते सभी को। इस वीडियो में मैं 2018 की एक हॉरर स्लेशर फिल्म यू माइट बी द किलर का रिकैप करने जा रहा हूं। कहानी पर जाने से पहले मैं सभी को एक खुशहाल और शानदार दिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बिना किसी देरी के चलिए सीधे कहानी पर आते हैं। फिल्म की शुरुआत एक खून से लथपथ व्यक्ति सैम के साथ होती है, जो एक हत्यारे से बचने के लिए घबराहट में जंगल के माध्यम से भाग रहा है। वह जल्दी ही एक केबिन में पहुंचता है और तुरंत अंदर से ताला लगा लेता है। डरा हुआ आदमी फिर अपने करीबी दोस्त चक से संपर्क करता है, जो एक कॉमिक बुक स्टोर में काम करती है। वह अनौपचारिक रूप से पूछती है कि उसका समर कैंप कैसा चल रहा है, लेकिन सैम जवाब देता है कि एक उन्मादी व्यक्ति है जो पहले ही उसके कई दोस्तों को मार चुका है। उसे मरने से बचने के लिए उसकी सलाह की जरूरत है और हैरान चक सुझाव देती है कि सैम पुलिस को कॉल करे, लेकिन वह कहता है कि इलाके में जो अकेला शेरिफ है, जो 76 साल का है, उसने फोन नहीं उठाया। इसके अलावा कैंप भी शहर से 25 मील दूर है। जब चक पूछती है कि कितने लोग मर चुके हैं, सैम कहता है कि उसे यकीन नहीं है। फ्लैशबैक के माध्यम से हम देखते हैं कि सैम और 12 अन्य लोग कैंप में पहुंचते हैं, जिसमें कैरल, टेड, स्टीव, ड्रू, एलिस और हीथर शामिल हैं। फिर सैम की पूर्व प्रेमिका इमानी है और अन्य सदस्य जैसे फ्रेडी, नैन्सी, ब्रैड और एक अच्छे जैमी। वे सभी बच्चों के कैंप काउंसलर हैं, लेकिन सैम इस यात्रा में सबका प्रभारी है और कैंप के दौरान ध्यान भटकाने से रोकने के लिए सबके फोन ले लेता है। वर्तमान में सैम चक से कहता है कि समूह के अधिकांश लोग भयानक तरीकों से मारे गए, फाड़े गए, चाकू मारे गए या विकृत कर दिए गए। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और अपने सिर में अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इससे भी बुरा यह है कि उसे पेट्रोल की गंध आती है और समझ जाता है कि हत्यारा केबिन को जलाने की कोशिश कर रहा है। जल्द ही आग भड़क उठती है और जगह को घेरने लगती है। इसलिए हताश सैम फोन काट देता है और बाहर निकलने के लिए लकड़ी की दीवार को तोड़ देता है। लेकिन दुर्भाग्य से हत्यारा, जो एक भयानक मास्क पहने हुए है, उसकी ओर बढ़ता है। भयभीत सैम भागता है और एक अन्य केबिन तक पहुंच जाता है, जहां वह खुद को अंदर से बंद कर लेता है। फिर उसे चक से एक फोन कॉल आता है और वे इस बारे में चर्चा करने लगते हैं कि हत्यारा कौन हो सकता है। चक को याद आता है कि सैम ने स्टीव नाम के किसी व्यक्ति का उल्लेख किया था, लेकिन सैम जोर देकर कहता है कि यह संभव नहीं है। और एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सलाहकार स्टीव पर ठोकर खाते हैं, जिसे बुरी तरह से विकृत किया गया है और पेड़ से लटका दिया गया है। यह भयानक दृश्य उनके पेट में मरोड़ उत्पन्न करता है और ईमानी चिल्लाकर कहती है कि उसने रसोई में बॉब और कैरल के शव पाए हैं। इसके अलावा टेड, एलिस और ड्रयू सब गायब हैं। अपनी जान के डर से समूह अपने फोन लेकर पुलिस को कॉल करने का निर्णय लेता है। वे उन लॉकर की ओर बढ़ते हैं जहां सैम ने पहले उनके फोन रखे थे, लेकिन हत्यारा एक कदम आगे है और पहले ही उन्हें चुरा चुका है। डरे हुए काउंसलर तुरंत छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन पता चलता है कि हत्यारे ने उनकी कार के इंजन में भी छेड़छाड़ की है, जिससे वे फंस जाते हैं। क्या करना है, इस पर एक तनावपूर्ण बहस के बाद वे अंत में उस क्रूर हत्यारे से लड़ने का फैसला करते हैं। वे 2 टीमों में बंट जाते हैं। रक्षा टीम क्षेत्र को सुरक्षित करने का कार्य करती है और हमला टीम, जो हत्यारे को गिराने के लिए घातक जाल लगाएगी। जब हर कोई व्यस्त होता है, सैम अकेले जंगल में गश्त करने जाता है। वह जल्द ही फ्रेडी और नैन्सी को इस बात पर बहस करते हुए पाता है कि उन्हें रुकना चाहिए या भाग जाना चाहिए। सैम उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से चक्कर आने लगते हैं और आवाजें उसके सिर में गूंजने लगती हैं। और फिर जब फ्रेडी जाने के लिए मुड़ता है, हे भगवान, हत्यारा नैन्सी का गला भी काट देता है और उसे हमेशा के लिए चुप कर देता है। अगले पल हत्यारा सैम के पास आता है। फिर भी हम सैम को वर्तमान में जीवित देखते हैं। चक उसकी कहानी सुनकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि हत्यारे ने सैम को क्यों नहीं मारा। वह पूछती है अगर वह खून में सना हुआ है, जो वह है। चक यह भी पूछती है अगर सैम सिर्फ इन हत्याओं का गवाह था, तो वह खून से लथपथ क्यों होगा। जब वह पूछती है कि क्या उसके पास कोई हथियार है, सैम बताता है कि उसके पास एक बेसबॉल बैट है। लेकिन जब वह उसे चेक करता है, उसकी आंखें भय से चौड़ी हो जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि वह एक मारने वाले मछेटी जैसी चीज थामे है। चक हैरान होकर पूछता है कि क्या सैम को यकीन है कि वही कातिल नहीं है, तो डरे हुए सैम इसे नकारते हैं और अपनी बैग चेक करते हैं। लेकिन अपने डर के लिए वह उस मास्क को पाता है जो कातिल ने पहना था। जब वह मास्क को छूता है, तो उसे अपने सिर में बुरी आवाजें सुनाई देती हैं जो उसे मारने का आदेश देती हैं, और हम देखते हैं कि एक याददाश्त उसकी सोच में घुस जाती है। वह याद करता है कि उसने स्टीव का पीछा किया, उसे मार दिया और फिर उसके बेजान शरीर को पेड़ से लटका दिया। कुछ ही क्षणों में मुखौटा गिर जाता है और सैम उसे शांति से अपने बैकपैक में डाल देता है और अचानक उसके होश में लौट आता है। सैम को याद नहीं कि क्या हुआ था और स्टीव के निर्जीव शरीर को देखकर घबरा जाता है। वर्तमान में सैम ये सच्चाई जानकर डर जाता है और चक को सूचित करता है कि वही हत्यारा है।
वह यह प्रकट ऐसा लगता है कि मुखौटा उसे नियंत्रित करता है, उसे इन बर्बर हत्याओं को अंजाम देने के लिए मजबूर करता है। यह चक को हैरान कर देता है, इसलिए वह भंडार कक्ष में जाती है और एक प्राचीन पुस्तक निकालती है, यह वचन देते हुए कि वे मिलकर इसे रोकने का तरीका ढूंढ लेंगे। फिर चक सैम को सलाह देती है कि वह अपनी पूर्व प्रेमिका इमानी से सलाह ले, यह मानते हुए कि वह उसकी मदद कर सकती है। लेकिन सैम को अचानक उसकी निष्क्रिय शरीर की याद आती है और उसे एहसास होता है कि वह भी मर चुकी है। गिल्ट से भरकर उसे पिछली गर्मियों में उनके साथ बिताया समय याद आता है और वह रोता है क्योंकि वह उसके लिए खास थी। सैम अपने कार्यों से भयभीत होता है और तय करता है कि वह मुखौटे को नष्ट कर देगा ताकि वह और किसी को न मारे। वह इसे जलाना शुरू करता है, लेकिन फिर उसका चेहरा भी जलने लगता है, जिससे उसे अत्यधिक दर्द होता है। वह चक को इस यातना के बारे में बताता है और वह बताती है कि मुखौटा खुद को उस पर अंकित कर चुका है, चेतावनी देती है कि पुस्तक में कई ऐसे ही मामले हैं। तभी सैम बाहर आवाजें सुनता है और समझता है कि हीदर और ब्रैड उसे खोज रहे हैं। सैम जानता है कि उन्हें इस बारे में पता है कि वही कातिल है। पता चला कि उन्होंने उसे अंदर रखते हुए केबिन जलाने की कोशिश की थी। वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है। जल्द ही उसे एक और केबिन में छुपने की जगह मिलती है। इसके बाद चक उससे पूछती है कि पागलपन शुरू होने से पहले उसे आखिरी बार क्या याद है। सैम याद करने की कोशिश करता है और हमें एक फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहां मौतों की संख्या बस एक थी। वह पुल पर पहुंचता है जहां उसे टेड और एलिस मजे करते हुए दिखते हैं। अचानक एक काली उपस्थिति उसे घेर लेती है और वह गरीब आदमी के सिर को एक मैचेटी से आधा काट देता है। सैम जल्दी से एलिस को पकड़ लेता है और उसे बेरहमी से पूल में डुबो देता है। इसके बाद वह रसोई की ओर बढ़ता है जहां बॉब और कैरोल कुछ खाने की तलाश कर रहे हैं और फिर यह होता है जो हमें चाहिए। वह है डर और घबराहट में कैरोल भागने की कोशिश करती है, लेकिन अपने सिर में गूंजती आवाजों से प्रेरित सैम उसे पकड़ लेता है। उसकी जोरदार कोशिशों के बावजूद कैरोल उसका मुकाबला नहीं कर पाती। सैम उसे आसानी से दबोच लेता है और फिर उसके सिर को बार बार फ्रिज के दरवाजे पर मारता है जब तक कि आखिरकार उसकी मौत नहीं हो जाती। कुछ क्षण बाद सैम थोड़ी देर के लिए अपनी समझ में लौटता है और मुखौटे से प्रार्थना करता है कि उसे लोगों को मारने के लिए मजबूर न करे। फिर वह स्टीव से मिलता है और उसके सिर में आवाजें निर्दयतापूर्वक उसे हत्या करने के लिए उकसाती हैं। अंत में सैम पूरी तरह से बुराई के आगे झुक जाता है और वह स्टीव की भी हत्या कर देता है। वर्तमान में एक दोषी सैम यह सब चक को बताता है और बड़बड़ाता है कि उसे अपनी जान ले लेनी चाहिए, लेकिन चक उसे आश्वासन देता है कि यह उसकी गलती नहीं है और पूछता है कि उसने पहली बार मास्क कैसे पाया। एक और फ्लैशबैक के माध्यम से हम देखते हैं कि काउंसलर इकट्ठे होकर कहानियां साझा कर रहे हैं मास्कर से पहले। सैम आगे आता है और भूमि के अंधेरे इतिहास के बारे में एक डरावनी कहानी बताने लगता है। उसके अनुसार फ्रेंच काजुन आने से पहले यहाँ आदिवासी शांति से रहते थे, लेकिन जब काजुन लोगों ने अपने काले जादू को लाया तो उन्होंने कुछ अंधेरा और खतरनाक चीज को जगा दिया। पागलपन ने कब्जा कर लिया और बसने वालों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, जब तक कि एक शक्तिशाली जादूगर ने आखिरकार उस दुष्ट शक्ति को जंगल के अंदर एक पुराने ओक के पेड़ के अंदर बंद नहीं कर दिया। 100 वर्षों तक यह सील रहा और भूमि सुरक्षित रही, जब तक एक दिन एक लकड़ी का काम करने वाले ने अनजाने में श्रापित पेड़ को काट दिया और अंधकार को फिर से मुक्त कर दिया। उसने लकड़ी से एक मुखौटा बनाया, अनजाने में उस बुराई को अपने आप से जोड़ लिया। इसके तुरंत बाद वह उसके नियंत्रण में आ गया और उसने अपने पूरे गांव, यहाँ तक कि अपनी खुद की परिवार को भी मार डाला। यह नरसंहार तब खत्म हुआ जब एक अकेली जीवित बची युवती ने एक कुल्हाड़ी उठाकर उस लकड़ी के काम करने वाले को मार दिया। तब सैम अपनी कहानी खत्म करते हुए कहता है कि आज तक शापित मुखौटा कभी नहीं मिला। किंवदंती है कि इसे लकड़ी के कारीगर के शरीर के साथ इस जंगल में कहीं दफनाया गया था। यह सुनकर समूह को मजा आता है और सुझाव देता है कि उन्हें खजाने की खोज खेलनी चाहिए और इस मुखौटे को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। सैम उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता और वे जंगल में निकल जाते हैं। फिर ड्रू उसके पास जाती है और उसे शांतिपूर्वक बताती है कि वह उससे लकड़ी के कारीगर की कब्र पर मिलेगी। उसे पता है कि सैम को कब्र का स्थान पता है, क्योंकि उसके माता पिता पीढ़ियों से इस भूमि के मालिक रहे हैं। थोड़ी देर बाद सैम कब्र के स्थान पर पहुंचता है, लेकिन ड्रू अचानक पीछे से उसे चौंका देती है। यह पता चलता है कि उसे भी इस स्थान के बारे में पता था, क्योंकि वह कई वर्षों से यहाँ आती रही है। यहाँ ड्रू खुदाई शुरू करती है और अंततः उस बुरी मास्क को खोज लेने में सफल होती है, जिससे सैम को सिहरन महसूस होती है। फिर वह इसे अपने चेहरे पर लगाने का प्रयास करती है, जबकि डरे हुए सैम उसे ऐसा न करने के लिए चेतावनी देते हैं। और भी बुरा यह होता है कि वह अचानक मास्क को सैम के चेहरे पर लगा देती है। सैम अपने सिर में आवाजें सुनने लगता है जो उसे हत्या करने के लिए उकसाती है। नतीजतन वह कब्र के पास पड़ी एक मछैती उठाता है और ड्रू के पास जाता है और इस तरह वह उसकी पहली शिकार बन जाती है। वर्तमान में सैम और चक यह पता लगाते हैं कि ड्रू, टेड, एलिस, कैरल, बॉब, स्टीव, फ्रेडी, नैन्सी और ईमानी के साथ
उसने न अब तक 9 लोग। चक फिर यह बताता है कि यह केवल सैम की मौत पर समाप्त होगा, क्योंकि चीजें हमेशा ऐसे ही होती हैं। लेकिन अच्छे पक्ष पर, हत्यारा कुछ साल बाद अपनी कब्र पर बिजली गिरने के बाद वापस जीवित हो सकता है। फिर चक पूछता है कि ईमानी की मृत्यु कैसे हुई, और सैम याद करने लगता है कि स्टीव को खोजने के बाद उन्होंने हत्यारे को फंसाने के लिए गड्ढे खोदने शुरू किए। एक और फ्लैशबैक के माध्यम से हम देखते हैं कि बचे हुए लोग एक स्पाइक गड्ढा बनाने पर काम कर रहे थे। अंत में वे सभी विभाजित होकर गश्त करने और हत्यारे को बाहर लाने का निर्णय लेते हैं। समूह अधिक क्षेत्र कवर करने के लिए अलग हो जाता है, जिसके दौरान सैम अपने सिर में आवाजें सुनता है, उसे मुखौटा पहनने के लिए मजबूर करता है और उसकी बुराई से घिर जाता है। वह जल्द ही नैन्सी और फ्रेडी को एक दूसरे से बहस करते हुए देखता है और उन्हें निर्दयता से मार डालता है, जैसा कि हमने पहले देखा था। कुछ देर बाद ईमानी उसे देखती है और उसे चुनौती देती है कि वह करीब आए। वह उसे स्पाइक गड्ढे की ओर आकर्षित करने की योजना बनाती है। ईमानी फिर दौड़ पड़ती है और सैम तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वह जल्द ही उसे पकड़ लेता है और उसे भी खत्म कर देता है। एक क्षण के लिए सैम हिचकिचाता है, क्योंकि वे एक बार जोड़े में थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन उसके भीतर का अंधेरा नियंत्रण कर लेता है और वह ईमानी को खूंटी के गड्ढे में फेंक देता है, जहां वह दुखद अंश को प्राप्त करती है। यह देखकर हीदर हथियार के साथ सैम पर हमला करती है, लेकिन वह आसानी से उसका सिर काट देता है और समूह के बाकी लोग डर के मारे भाग जाते हैं। कुछ समय बाद सैम, जो बेहोश हो गया था, जागता है और ईमानी के निर्जीव शरीर को देखकर डर जाता है। वह याद नहीं कर सकता कि क्या हुआ और मानता है कि कोई पागल उसके दोस्तों को एक एक करके मार रहा है। डरा हुआ वह केबिन की ओर जाता है और चक को मदद के लिए बुलाता है, जैसा कि हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वर्तमान में चक जेमी के बारे में पूछता है, इसलिए सैम बताता है कि वह समूह में सबसे शुद्ध, सबसे निर्दोष आत्मा है। यह सुनकर चक यह सिद्धांत देता है कि जेमी ही वह होगी जो इसे अंत तक ले जाएगी, क्योंकि डरावनी कहानियों के विकृत नियमों के अनुसार हमेशा वही लड़कियां होती हैं जो बच जाती हैं और अंत में हत्यारे को हरा देती हैं। हालांकि चक को लगता है कि यह शायद मसल मैन ब्रैड होगा, जो उसकी याददाश्त के अनुसार अब भी जीवित है। डरा हुआ साम शैतानी मुखौटा निकालता है और इसे नष्ट करने की पूरी कोशिश करता है। वह इसे जमीन पर रखता है और उस पर कूदता है, लेकिन यह बेकार है। वह निराशा में चीखने लगता है, जो ब्रैड की दूर से ध्यान आकर्षित करता है। दुर्भाग्यवश सैम फिर से आवाजें सुनता है और उनकी भरसक कोशिश के बावजूद वह मुखौटा पहनने के लिए मजबूर हो जाता है। तभी ब्रैड एक हमला करने के लिए एक बल्ला लेकर आता है, लेकिन एशर जेमी इसे देखती है। वह रोते हुए वहां से भाग जाती है। फिर सैम कॉल काट देता है, जिससे चक का उससे संपर्क टूट जाता है। बाद में जेमी छिपने के लिए जगह खोजने की कोशिश कर रही होती है जब कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है। आश्चर्यजनक रूप से वह ईमानी निकलती है, जो अभी भी जिंदा है। ईमानी बताती है कि उसने मरे होने का नाटक किया ताकि सैम उसका पीछा न करे। फिर दोनों लड़कियां स्टोर रूम में जाती हैं और हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए उपकरण इकट्ठा करती हैं। लेकिन फिर अचानक से ईविल सैम आ जाता है, तो ईमानी उसकी पिटाई करती है और दोनों अंदर बंद हो जाते हैं। सैम मेटल बार्स के माध्यम से उन पर हमला करने की कोशिश करता है और जमीन पर गिरी चाबी हासिल कर लेता है। दुर्भाग्यवश वह दरवाजा खोल लेता है, लेकिन ईमानी उसे फावड़े से मारती है। लड़कियां जल्दी बाहर भाग जाती हैं, उसे स्टोर रूम में बंद कर देती हैं। फिर सैम अपना मुखौटा हटाता है और अपनी सामान्य अवस्था में लौटता है। वह लड़कियों को यह समझाने की पूरी कोशिश करता है कि उसने जानबूझकर किसी को नहीं मारा और यह सब उस बुरे मुखौटे की वजह से था। लेकिन वे उस पर विश्वास नहीं करती, सोचती हैं कि वह बस झूठ बोल रहा है ताकि भाग सके। बेबस महसूस करते हुए सैम चक को फोन करता है, जो लड़कियों को पूरी स्थिति विस्तार से समझाता है। वह उन्हें उस किंवदंती के बारे में भी बताता है जहां सबसे शुद्ध और निर्दोष लड़की जीवित रहेगी। इस मामले में वह जेमी है। लेकिन इस खुलासे से ईमानी नाराज हो जाती है और वह सवाल करती है कि वह शुद्ध आत्मा क्यों नहीं हो सकती। इस बीच सैम फिर से आवाजें सुनने लगता है और बेताबी से मुखौटा पकड़ने की कोशिश करता है। डर से भरी लड़कियां उसका फोन लेकर जंगल की ओर भाग जाती हैं, जबकि सैम लकड़ी की दीवार तोड़ता है और उनके पीछे दौड़ता है। अपने रास्ते में ईमानी और जेमी बहस करने लगते हैं, जिसमें ईमानी यह जोर देती है कि उसे जीवित बचना चाहिए। चक ने ईमानी को चेतावनी दी कि चाहे वे कुछ भी कर लें, वे अपरिहार्य घटनाओं से बच नहीं सकते। लेकिन ईमानी जीवित रहने के लिए बेताब है और दूसरे लड़की पर हमला करने का फैसला करती है। दुर्भाग्यवश उसके लिए जेमी पहले प्रतिक्रिया करती है और उसे कुदाल से कई बार मारती है, अंततः उसे मार डालती है। फिर वह चक को सूचित करती है कि उसने ईमानी को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो उस पर हमला करने वाली थी। अचानक सैम दूर से दिखाई देता है और जेमी उसे फावड़े से मारने का फैसला करती है। लेकिन चक का तर्क है कि अंतिम लड़ाई ताकत के स्थान पर होनी चाहिए।
जो कि कब्र। जेमी मान जाता है और कब्र खोजने के लिए दौड़ पड़ता है। इस दौरान फोन गिर जाता है। इस बीच सैम इमानी के लाइफलेस शरीर पर ठोकर खा जाता है और अपने सामान्य रूप में लौट आता है। अंततः वह दर्द में अपना मुखौटा हटाता है और अपनी पूर्व प्रेमिका के नुकसान पर रोता है। फिर वह जमीन पर फोन देखता है जिसमें चक अभी भी कॉल पर है। यहाँ सैम उसे बताता है कि वह जानता है कि बुराई को कैसे नष्ट करना है और उसके और जेमी के बीच घातक टकराव की जरूरत नहीं है। इसके बाद वह कॉल खत्म करता है और दृढ़ निश्चय के साथ कब्र की ओर बढ़ता है। जल्द ही सैम और जेमी फिर से मिलते हैं, लेकिन अब सैम, जो मास्क के असर से मुक्त है, बताता है कि यह उसके बैग में है और वह इसे नष्ट करने का इरादा रखता है। वह जोर देता है कि उनमें से किसी को भी मरना नहीं है और उससे उसके साथ लकड़ी के कारीगर की कब्र पर चलने की विनती करता है। कुछ विचार करने के बाद जेमी निर्णय लेती है कि वह उस पर भरोसा करेगी। वे कब्र की ओर बढ़ते हैं जहां सैम मास्क को दफनाने का निर्णय लेता है, लेकिन वह खुद पर भरोसा नहीं करता और जेमी को बैकपैक दे देता है ताकि वह इसका ध्यान रख सके। इसके बाद जेमी एक गड्ढा खोदना शुरू करती है जबकि सैम पीठ फेर लेता है क्योंकि वह मास्क को देखना भी नहीं चाहता है। वह उससे विनती करता है कि बिना छुए इसे गड्ढे में डाल दे। लड़की ऐसा ही करती है और मास्क को दफनाना शुरू करती है, लेकिन फिर भी जिज्ञासु लड़की मुखौटे को जांचने का निर्णय लेती है। नतीजतन उसकी मन में बुरी आवाजें गूंजने लगती हैं, उसे मारने के लिए उकसाते हुए। कमजोरी के एक क्षण में वह मुखौटा अपने चेहरे पर रख लेती है, उसकी काली शक्ति के समर्पित हो जाती है। दूसरी ओर सैम उससे कहता है कि जब वह इसे दबा दे तो उसे बताएं, लेकिन जेमी जवाब नहीं देती है और फिर यह होता है। बाद में जेमी मास्क हटा देती है। फिर उसे सैम के फोन पर चक की कॉल आती है और जेमी बताती है कि सैम मर चुका है। उसने वही किया जो उसे करना था। यह खबर चक को गहरा धक्का देती है, लेकिन भीतर से उसे पता था कि यह अनिवार्य था। अंत में जेमी वहां से मास्क लेकर चली जाती है। फिर दृश्य 2 साल बाद कटता है, जहां चक को एक कॉल आती है और उसके लिए यह चौंकाने वाला है कि यह सैम है। एक घबराई हुई आवाज में पता चला कि सैम अब मृत से उठ चुका है, जैसे चक ने एक बार सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।